हेलो बच्चों, टुडे विल डिस्कस अबाउट रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म। पहले ये जानते हैं कि प्रिज्म दिखता कैसे है, प्रिज्म का शेप कैसा होता है। तो इसके लिए एक कॉपी से ही हम समझ लेते हैं। हमारा प्रिज्म कुछ ऐसा दिखता है। इसका एक सरफेस रेक्टेंगुलर, दूसरा सरफेस रेक्टेंगुलर और ये तीसरा सरफेस, दैट इज द बेस ऑफ द प्रिज्म। तो तीन सरफेस रेक्टेंगुलर है और दो सरफेस ट्रायंगुलर होता है। इसमें इन दोनों ट्रायंगुलर सरफेसेस को हम बोलते हैं प्रिंसिपल सेक्शंस। लिखो, ट्रायंगुलर सरफेसेस को हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल सेक्शंस। एक बार मैं इसका 3 डायमेंशनल फिगर बना के दिखा देता हूं। हमारा प्रिज्म कुछ ऐसा दिखता है, जिसमें से कि ये जो दो ट्रायंगुलर सरफेसेस दिख रहे हैं, इसको हमने क्या बोला? ये ट्रायंगुलर सरफेसेस को प्रिंसिपल सेक्शंस। और बाकी जो तीन सरफेसेस है वो कैसा है? रेक्टेंगुलर सरफेस है। देखना जरा, ये सरफेस और नीचे जो हमें दिख नहीं रहा है इसमें, ये है हमारा बेस। तो ये बेस रिफ्रैक्शन में नहीं आता है, रिफ्रैक्शन में इसका कोई रोल नहीं है। सिर्फ ये दो सरफेसेस से रिफ्रैक्शन होता है। यहां से लाइट एंटर करता है और इधर से बाहर निकल जाता है। इसीलिए इन दो सरफेसेस को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। ये दो सरफेसेस कैसा है? रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। क्यों है रिफ्रैक्टिंग सरफेस? समझ में आ रहा है? क्योंकि लाइट यहां से एंटर करता है और इधर से बाहर निकल जाता है। अब इन दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस के बीच में ये जो एंगल बन रहा है ना, इसी को हम बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। क्या बोलते हैं इसको? एंगल ऑफ प्रिज्म, या फिर इसी को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिंग एंगल। रिफ्रैक्टिंग एंगल क्यों बोल रहे हैं? एज द टर्म सजेस्ट, दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस के बीच में ये बन रहा है एंगल, इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया? रिफ्रैक्टिंग एंगल, या फिर क्या बोल सकते हैं इसको? एंगल ऑफ प्रिज्म। इज इट क्लियर? तो हमसे अगर पूछा गया कि प्रिज्म क्या है, तो हम क्या बता सकते हैं? लिखो, प्रिज्म क्या है? इट इज अ ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम। इट इज अ ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग medium. It is a transparent refracting medium bound by 5 plane surfaces. It is a transparent refracting medium bound by 5 plane surfaces. ठीक है? 5 प्लेन सरफेस है। इसमें से क्या क्या है ये सब हमने समझ लिया। 3 रेक्टेंगुलर सरफेस है, 2 ट्रायंगुलर सरफेस है। ट्रायंगुलर सरफेस को क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल सेक्शन। और जो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस के बीच में एंगल बनता है उसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ प्रिज्म है, या फिर रिफ्रैक्टिंग एंगल है। ये टर्म हमें मिलेगा अपने बुक में। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इससे रिफ्रैक्शन कैसे होता है देखते हैं। इससे रिफ्रैक्शन दिखाने के लिए हमें ये पूरा 3 डायमेंशनल फिगर बनाने का जरूरत नहीं है। हम डायरेक्टली क्या करते हैं? हम सिर्फ ट्रायंगुलर सरफेसेस का दिखाते हैं, जिसको हमने क्या बोला था? प्रिंसिपल सेक्शन। तो हम सिर्फ ये प्रिंसिपल सेक्शन दिखाते हैं और इसी से रिफ्रैक्शन दिखाना होता है हमें, और कुछ नहीं करना है। देखो, तो रिफ्रैक्शन दिखाने के लिए क्या करेंगे? एक लाइट रे हमने इधर से लिया, ये लाइट रे मान लो यहां से एंटर करता है, यहां से लाइट रे एंटर करेगा एक सरफेस से, रिफ्रैक्टिंग सरफेस से, और दूसरे सरफेस से बाहर आ जाएगा इधर से। कैसे आता है देखते हैं। ये पहला सरफेस हमने लिया, ये वाला सरफेस, इस पे ये लाइट रे आके इंसिडेंट होता है, तो ये क्या बन गया? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये क्या है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब यहां पे हम क्या बनाते हैं? नॉर्मल। और देखो, नॉर्मल की तरह दिखना चाहिए, परपेंडिकुलर की तरह दिखना चाहिए। जैसे ये हमारा सरफेस है, तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर बनाना है ना। कुछ लोग कभी कभी ऐसे दिखा देते हैं नॉर्मल। तो नॉर्मल दिखना चाहिए, किसके नॉर्मल दिखना चाहिए? सरफेस के नॉर्मल परपेंडिकुलर। अब ये जा किधर से रहा है? ग्लास एयर से जा रहा है, किसमें? ग्लास में। रेयरर से डेंसर, तो किधर जाएगा? टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये ऐसे जा रहा था, लेकिन ऐसे जा नहीं पाएगा ना। ये किधर जाएगा? नॉर्मल के नजदीक चला जाएगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल, कुछ ऐसे आ जाएगा ये। तो ये लाइट रे हमारा ऐसा आ गया इधर से। फिर अब यहां पे क्या होगा? अब ये दोबारा रिफ्रैक्शन होगा ना यहाँ पे, तो ये किसका काम करेगा आगे जाके? इंसिडेंट रे का। ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब फिर यहां से नॉर्मल बना लेते हैं, नॉर्मल टू द सरफेस। अब देखो, तो ये जाना चाहिए था ऐसे सीधा, लेकिन डेंसर से रेयरर जा रहा है, जिसके वजह से क्या होगा? ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल मूव कर जाएगा और ऐसे आ जाएगा। तो ये आ जाता है कुछ ऐसा।
है ना, बहुत काम का चीज है ये। अभी प्रिज्म में तो हम ये सारा चीज डिस्कस कर ही रहे हैं, लेंस जब पढ़ेंगे तो लेंस के चैप्टर के स्टार्टिंग में ही आ जाएगा प्रिज्म का क्या यूज है वहां पे, देखते हैं। तो देखो, तो ये हमारा इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल, तो ये क्या बनेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको हम I1 से डिनोट कर लेते हैं। ये रिफ्रैक्टेड रे और ये नॉर्मल, तो ये क्या बनेगा, इसका नाम हमने दे दिया R1, और ये एंगल है R2, लेकिन है ये क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्योंकि ये इंसिडेंट रे और ये नॉर्मल, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है जिसका नाम क्या रखा है, R2। ये क्या है, इमर्जेंट रे, जस्ट लाइक द लास्ट केस जो हमने ग्लास लैब में डिस्कस किया था, बाहर निकल गया एयर में फिर से, इसलिए इसको क्या नाम दे दिया अलग से, इमर्जेंट रे। तो ये रहा इमर्जेंट रे, ये नॉर्मल, तो ये क्या बना, एंगल ऑफ इमर्जेंट, जिसका नाम हमने दे दिया है I2। कोई दिक्कत है यहां तक। अब इससे रिलेटेड दो एक्सप्रेशंस है जो जिससे हमसे छोटा छोटा न्यूमेरिकल्स पूछा जाता है, देखना जरा पहले क्या होता है। ये हमारा एंगल I, R1, R2, I2, इन सब का क्या सिग्निफिकेंस है, समझ में आ गया किसका क्या है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये एंगल ऑफ इमर्जेंस। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, इससे हमारा रिलेशन क्या आएगा, हम इसका कुछ नाम दे देते हैं। ये हमारा एंगल ऑफ प्रिज्म हो गया, दैट इज A, ये B, C, ये पॉइंट हम मान लेते हैं ये है D, ये पॉइंट E, ये पॉइंट F। ध्यान से देखना, पहले हम क्या करने वाले हैं, पहले इस छोटे से ट्राइंगल में आ जाओ, इस वाले ट्राइंगल में, ट्राइंगल DEF। इन ट्राइंगल DEF हमें पता है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री। तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, एंगल R1 प्लस एंगल R2 प्लस एंगल DFE कितना होगा, ठीक है। और दूसरा चीज हमें यहां से क्या मिलेगा, देखना, एंगल DFE, एंगल DFE इक्वल क्या हो जाएगा, 180 माइनस R1 प्लस R2, ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों उधर जाएगा तो दोनों नेगेटिव हो जाएगा, माइनस हमने कॉमन ले लिया है बाहर, तो क्या हो गया, R1 प्लस R2। कोई दिक्कत है यहां तक, ये मान लो हमारा इक्वेशन 1। अब दूसरा चीज देखना, ये नॉर्मल बनाया ना हमने, ध्यान से देखना, ये नॉर्मल बनाया है, मतलब ये एंगल 90, ये पूरा एंगल, अरे ये एंगल AEF कितना होगा, 90 होगा ना, ये नॉर्मल है तो ये भी 90, और लीनियर पेयर से ये भी 90 होगा, तो एंगल AEF, और वैसे ही बिल्कुल एंगल ADF कितना होगा, 90 डिग्री। तो एंगल ADF और AEF पता चल गया कि ये 90 है। अब देखना, तो ये जो क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है AEFD, इन क्वाड्रिलेटरल AEFD, क्वाड्रिलेटरल में दो एंगल तो ऑलरेडी हमें 90 मिल चुका है, मतलब बाकी का जो दो एंगल होगा, ये दोनों, इन दोनों का सम क्या होगा, 180, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल का सम क्या होता है, 360। तो दो एंगल तो हमें मिल गया, एंगल AEF प्लस एंगल ADF कितना हो गया, 90 प्लस 90 दैट इज 180। अब इससे हमने क्या कंक्लूड कर लिया कि बचा हुआ जो दो ये एंगल है, इन दोनों का सम भी क्या होगा, 180। तो एंगल A, सिर्फ एंगल A लिख दें, एंगल A मतलब एंगल ऑफ प्रिज्म, दैट इज, या फिर इसके जगह क्या लिख सकते हैं, EAD भी लिख, चलो पहला स्टेप है ये लिख देते हैं, एंगल EAD क्या हो जाएगा, दैट इज द एंगल ऑफ प्रिज्म, प्लस एंगल EFD कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। कोई दिक्कत, देखो तो यहां से EFD कितना आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस एंगल EAD। कोई दिक्कत है यहां तक, एंगल EAD हमारा आ गया, 180 माइनस EAD किया तो ये। अब देखो तो ये दोनों तो नाम एक ही है, DFE बोले या EFD बोले, एक ही चीज है ना, DFE या EFD। चलो इसको अरेंज करके लिख देते हैं, EFD के जगह क्या लिख सकते हैं, DFE, ये कितना हो गया, 180 डिग्री, हाँ 180 डिग्री माइनस एंगल EAD। ये दूसरा इक्वेशन, दोनों इक्वेशन से क्या मिलेगा जरा देखो तो, ये वो इक्वेशन 1 और 2 से क्या मिला कि दोनों तो एंगल DFE ही है, तो दोनों को इक्वेट कर देते हैं।
दोनों को इक्वेट करने से क्या मिल जाएगा? 180 डिग्री माइनस R1 प्लस R2 किसके इक्वल? 180 माइनस EAD। कोई दिक्कत? 180 गॉट कैंसल्ड, माइनस माइनस कैंसल, क्या बचा? R1 प्लस R2 इक्वल एंगल EAD, दैट इज एंगल ऑफ प्रिज्म। समझ में आ रहा है क्या? अब ये जो एक्सप्रेशन हमें मिला है, इससे क्या प्रूव हो गया कि एंगल ऑफ प्रिज्म तो फिक्स्ड है। जैसे मान लेते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म 60 डिग्री है, तो ये R1 और R2 का वैल्यू चाहे कुछ भी हो, लेकिन उन दोनों का समेशन किसके इक्वल होना चाहिए? ये हमेशा ओबेड होगा। अगर एंगल ऑफ प्रिज्म हमारा 60 है, तो अगर यहां पे ये एंगल 20 डिग्री बना है तो ये कितना बनेगा? अगर ये 30 बना है तो ये भी कितना बनेगा? ये हमेशा ओबेड होगा। समझ में आया यहां तक? चलो लिखो। कोई दिक्कत है किसी स्टेप में तो बताना। वो R1 और R2 हमेशा इक्वल क्यों नहीं? क्या एंगल R1 और एंगल R2 जो है हमेशा इक्वल क्यों नहीं? इक्वल होगा? वो स्पेशल केस है, वो मिनिमम डेविएशन का केस है। अभी इसके बाद वो करेंगे। लिखो। किसी स्टेप में दिक्कत लगे तो बता देना, पहले देख लो एक बार, फिर कहीं दिक्कत लगे तो बताओ। या रुक जाओ मैं बिल्कुल आता है। बोर्ड्स में नहीं आएगा लेकिन स्कूल एग्जाम्स में आता है। और प्रूफ करना किसी चीज को ना ऐसे मत देखो कि प्रूफ करने के लिए आता है उससे मार्क्स आएगा क्या। ये प्रूविंग जितना चीज का भी हम करते हैं, इससे हमारा कॉन्सेप्ट बिल्डअप होता है। नहीं तो तुम जरा सोचो, किसी बच्चे को अगर सिर्फ ये पता है, देखना जरा इधर, किसी बच्चे को अगर सिर्फ ये चीज पता है, ये फॉर्मूला छोटा सा रट लिया, छोटा सा क्वेश्चन आ जाएगा तो वैल्यू पुट करके बना ले। लेकिन अगर थोड़ा सा ट्विस्ट किया गया तो फंस जाएगा। और जिसको ये सारे चीज का आइडिया है कि ये आया कैसे, फिर उसके लिए न्यूमेरिकल्स नहीं है कुछ। एक छोटा सा चीज और बता देते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। देखना जरा, ये हमारा पहला रिलेशन आ गया। मैं इसे इनसर्कल कर देता हूं। ये हमारा पहला रिलेशन आ गया। आगे जरा देखना, ये जो हमारा लाइट रे जा रहा था, ये सीधा जाता तो ऐसे चला जाता ना, तो सीधा जाता तो ऐसे जाता, ध्यान से देखना। लेकिन ये ऐसे स्ट्रेट गया नहीं गया, ये अपने ओरिजिनल पाथ से इतना डेविएट करके और ऐसे आ रहा है ना, तो ये क्या हो गया? एंगल ऑफ डेविएशन। इसको हम Δ1 से डिनोट कर देते हैं। कोई दिक्कत? ये ऐसे जाता जाता अपने रास्ते से बेंड होके डेविएट होके ऐसे आ गया। और दोबारा डेविएशन कहां होगा जरा देखना, पूरा फोकस इधर रहना चाहिए। लाइट ऐसे जा रहा था, लेकिन देखो अब अपने ओरिजिनल पाथ से इतना डेविएट करके और ऐसे बाहर आ रहा है। इसको जरा प्रोड्यूस कर देते तो क्लियर पिक्चर दिखेगा। देखना जरा, लाइट रे ऐसे आ रहा था, अब इसको जाना चाहिए था स्ट्रेट ना, लेकिन क्या हुआ? डेंसर से रेयर जा रहा है, जिसके वजह से अपने ओरिजिनल पाथ से इतना डेविएट करके और ऐसे आ रहा है। तो ये दोबारा डेविएशन हो गया, इसको बोल देते Δ2। बोलो कोई दिक्कत? Δ1 Δ2 दो बार डेविएशन हुआ। टोटल डेविएशन कितना हुआ? ऐसे स्ट्रेट जा रहा था, जाना चाहिए था ना ऐसे स्ट्रेट, लेकिन अपने ओरिजिनल पाथ से इतना डेविएट करके और ऐसे बाहर निकला, तो ये टोटल एंगल ऑफ डेविएशन हुआ। इसको हम बोल देते हैं डेल्टा। ये क्या हो गया? टोटल एंगल ऑफ डेविएशन। कोई दिक्कत है यहां तक? ये लाइट रे ऐसे जा रहा था, मान लो अगर प्रिज्म बीच में नहीं आता तो लाइट रे ऐसे सीधा निकल जाता ना, लेकिन प्रिज्म बीच में आया, जिसके वजह से दो बार रिफ्रैक्शन हुआ। पहली बार यहां, दोबारा यहां, और जिसके वजह से लाइट ऐसे स्ट्रेट जाता जाता अपने ओरिजिनल पाथ से कितना डेविएट हो गया, देखो इतना डेविएट होके और ऐसे आ रहा है। तो ये हो गया हमारा टोटल एंगल ऑफ डेविएशन। कोई दिक्कत है? कहां है? मार्क तो किया डेल्टा। ठीक है, बढ़े आगे। अब ध्यान से, अरे लिखोगे तो नहीं होगा। तुम्हें लगता है कि दो लाइन सुन लेते हैं फिर दो लाइन लिख लेंगे, नहीं होगा, छूट जाएगा तो फिर समझ में नहीं आएगा। देखो इधर ट्राइंगल में हमने एक चीज पढ़ा था ज्योमेट्री में कि जो इंटीरियर एंगल होता है, अपोजिट इंटीरियर एंगल, ये एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है। अब देखो तो इस वाले ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल में क्या दिख रहा है? ये दोनों इंटीरियर एंगल, इन दोनों का सम करेंगे तो इसके इक्वल होगा।
ये मैथमेटिक्स से भी प्रूव हो गया और ऐसे भी हमें रिफ्रैक्शन से भी दिख रहा है कि टोटल डेविएशन इतना है, तो इन दोनों का मिला के होगा ना, दोनों जगह जितना डेविएशन हुआ उसको ऐड कर दिया तो टोटल डेविएशन पता चल गया। कोई दिक्कत? देखना अब क्या करेंगे, ये एंगल ऑफ डेविएशन, टोटल एंगल ऑफ डेविएशन किसके इक्वल? डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। डेल्टा 1 की जगह क्या लिख सकते हैं देखना, तो ये लाइट रे ऐसे स्ट्रेट इसको प्रोड्यूस किया, ये स्ट्रेट लाइन और ये नॉर्मल भी स्ट्रेट लाइन, तो ये दोनों एंगल वर्टिकली अपोजिट से इक्वल होगा। ध्यान से देखना, ये लाइट रे को प्रोड्यूस किया तो ये स्ट्रेट लाइन और नॉर्मल तो है ही स्ट्रेट, तो इन दोनों के बीच में कौन कौन सा एंगल बना रहे? ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट से इक्वल। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, अलग से लिख लेते हैं, यहां पे लिख लेते हैं डेल्टा 1 प्लस R1 करेंगे तो एंगल I1 के इक्वल आएगा। ये कैसे इक्वल आया? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अभी फिलहाल इस वाले को हटा देते हैं, इस पे वापस आएंगे। ये क्या हो गया? वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये इक्वल हो गया। तो देखो, तो डेल्टा 1 का वैल्यू अगर यहां से फाइंड करें तो क्या आएगा? I1 माइनस R1। ये हम बोल देते हैं कि हमारा इक्वेशन 3 है, क्योंकि यहाँ दो इक्वेशन ले चुके थे हम, 1 और 2, 3 हो गया। फिर वैसे ही बिल्कुल इधर देखो, तो ये नॉर्मल मतलब स्ट्रेट लाइन और इसको प्रोड्यूस किया बैकवर्ड, तो ये भी स्ट्रेट लाइन, तो दोनों के बीच में ये एंगल और ये एंगल बन रहा है वर्टिकली अपोजिट से इक्वल। तो यहां से क्या मिल जाएगा? डेल्टा 2 प्लस R2 इक्वल I2। तो यहां से डेल्टा 2 क्या आ जाएगा? माइनस R2। ये फोर्थ इक्वेशन। अब देखो, तो वो जो हमने लिखा था टोटल एंगल ऑफ डेविएशन, दैट इज डेल्टा इक्वल क्या था? डेल्टा 1 प्लस डेल्टा, दोनों से वैल्यू रख देते हैं इसमें, दोनों से वैल्यू रखेंगे क्या होगा? डेल्टा 1 की जगह रखा I1 माइनस R1 प्लस डेल्टा 2 की जगह I2 माइनस R2। तो I1 I2 को एक जगह लिख लें, इन दोनों में से माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस R2, इधर डेल्टा I1 प्लस I2, R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 की जगह रख सकते हैं वहां एंगल ए, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस एंगल ए, और इधर रह गया डेल्टा। समझ में आ रहा है? लास्ट स्टेप लिख ही देते हैं, ये ए को इधर भेज देंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो एंगल डेल्टा प्लस एंगल ए इक्वल हो जाएगा I1 प्लस। समझ में आया? अब ये देखने में लग रहा है बहुत सारा काम हमने कर लिया, लेकिन इसमें सिंपल ज्योमेट्री यूज किया हमने। समझ में आया है? वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ट्राइंगल का तीनों एंगल का सम 180, क्वाड्रिलेटरल का 360, यही सब तो है। हाँ बोलो। यहां ये डेल्टा 2 इक्वल I2 माइनस I2 कैसे है? समझ में आया? तो डेल्टा क्या है? डेल्टा इज द टोटल एंगल ऑफ डेविएशन, जो किसके इक्वल होगा? डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। ट्राइंगल में ये अंदर में दोनों एंगल बन रहा है ना, तो इंटीरियर एंगल्स का जो सम है वो एक्सटीरियर एंगल के इक्वल हो जाएगा। तो ये लिख लिया। डेल्टा 1 के जगह क्या लिखा? I1 माइनस R1 फ्रॉम इक्वेशन 3, और डेल्टा 2 के जगह क्या लिखा? I2 माइनस R2 फ्रॉम इक्वेशन 4। I1 I2 को एक साथ लिख लिया, इन दोनों में माइनस दिख रहा है तो माइनस कॉमन ले लिया, बचा क्या? R1 प्लस R2 के इक्वल हमने ये प्रूफ कर ही लिया है, R1 प्लस R2 की जगह रख दिया है। क्लियर है? लिखो।